हाँ, गुड मॉर्निंग बाबू। क्लास 9 ध्यान दो। कल हम लोगों ने ये पढ़ा था मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि भारतीय संविधान का निर्माण हमारा कैसे हुआ, है ना। तो इसका जो ऑफलाइन बेसिस एनालिसिस मैंने सेल्फ से करने के लिए दिया था, और बहुत हद तक मैंने कोशिश भी किया था कि तुम लोग सेल्फ से इसको लर्न करो, समझो, और यदि कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप बात करिए। बट ए लॉट ऑफ बच्चे जो हैं कल अपना काम अच्छे से किए हैं और कहीं कोई समस्या नहीं आई उनको, ठीक है। तो आज हम उसी सेगमेंट का मैं वीडियो लेक्चर भेज रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है, जिससे आपको समझने में सुविधा होगी, पढ़ने और समझने में आपको आसान होगा और चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। होता है कहीं इफ एंड बट जो भी कुछ लगा रहता है, तो उसको मैं चाहता हूँ कि वीडियो लेक्चर में ना काफ़ी अच्छे से उसको क्लियर कर दिया जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ये साउथ अफ्रीका से कर रहा है। मैं इसको पैराग्राफ से लाइन बाय लाइन कर दे रहा हूँ। लाइक ए साउथ अफ्रीका, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो drawn up under very difficult circumstances. The making of the constitution for a huge and a diverse country like India was not an easy affair. जिसमें करेक्ट दक्षिण अफ्रीका की तरह ही भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना, है ना। भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरा हुआ देश जो है, चूँकि हमारा इंडिया भी पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्रियों में शुमार की जाती है और 7वां सबसे बड़ा देश है, और यहाँ डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, जहाँ पर जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब, संस्कृति अलग अलग बहुत तरीके की देखने को मिलती है। भाषा भाषी के आधार पर भी, रेस नस्ल के आधार पर भी तुम्हें बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती है। भारत की विविधता के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हर 3 किलोमीटर पर पानी और 6 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारत कितना ज़्यादा विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश है। ये वेस्ट कल्चर के अपेक्षा कहीं ज़्यादा डाइवर्ज है और ज़्यादा मल्टी लेयर सोसाइटीज़ में इसकी गिनती हमारी होती है, जिसको हम लोग हेट्रोजीनियस सोसाइटी भी कहते हैं। संविधान बनाना आसान काम नहीं था, और भारत के लोग भी ना जब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे, जिसमें देश ने धर्म के आधार पर बंटवारे की विभिषिका भी झेल चुका था, चूँकि तेरा एट द टाइम ऑफ पीपल ऑफ इंडिया वेयर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ द सब्जेक्ट टू द सिटीजन। एक गुलाम से एक नागरिक बनने की तरफ देश बढ़ रहा था, चूँकि हमारा देश जो था ना 8 to 18 सेंचुरी मुसलमानों के चंगुल में, और 1600 से लेकर के 1947 तक अंग्रेज़ों के चंगुल में फंसा रहा। तो हम भारतीयों ने एक गुलामी की एक लंबी दास्ता को देखा है। वहाँ से अब नागरिक बनने की बात हो रही थी हमारी, और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि द कंट्री वाज बर्न थ्रू द पार्टीशन ऑफ द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। एक और समस्या आ गई थी कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हमारा हुआ था, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा जलाना था हमारे भारतीय संस्कृति के लिए, जिसमें भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा जो था भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था, क्योंकि उस समय दे रहा था कि 10 लाख से ज़्यादा पीपल मारे गए थे, जो ये सांप्रदायिक दंगे और जो जीनोसाइडल अटैक हमारा हुआ था एक दूसरे देशों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में एटलीस्ट 10 लाख पीपल इसमें दे भी रहा है कि एटलीस्ट 10 लाख पीपल वेयर किल्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे, और एक बड़ी समस्या और भी थी कि अंग्रेज़ों ने देसी रियासतों के शासकों को आज़ादी तो दे दी थी, और भारत और पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो उसमें विलय करने की जो बात हमारी उसने कर दी थी। यार तुम इंडिपेंडेंट, मतलब तुम सोचो कि लॉर्ड माउंटबेटन, जिस बेटेन योजना के तहत, है ना, हमारा ये देश का विभाजन हुआ था, उसमें उसने प्रपोजल दिया था कि धर्म के आधार पर 2 देश बनेंगे। एक हमारा हिंदुओं का पवित्र भूमि हिंदुस्तान होगा, और एक पाक मुल्ला जो हैं, जिसको पवित्र ही कहा जाता है, पाक को भी पवित्र कहा जाता है, पाक मुल्लाओं के नाम पर पाकिस्तान बनेगा।
तो उसमें एक और पेज थी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कब्जे वाले जो राज्य थे हमारे भारत के अंदर में, ये उसी का पार्टीशन हमारा हुआ भारत और पाकिस्तान में। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट थे और जो हमारे इंडिपेंडेंट स्टेट थे, उसके लिए उसने ब्रिटेन ने प्रस्ताव लाया था कि आप चाहो तो पाकिस्तान के साथ मर्ज कर सकते हैं और आप चाहें तो इंडिया के साथ मर्ज कर सकते हैं। ये मतलब प्रिंसली स्टेट वाले लोगों को ना अपनी मर्जी के लिए स्वतंत्र थे, मतलब फ्रीडम दिया तो ये इस स्तर पर फ्रीडम दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक चाल थी। वो मतलब डिवाइड एंड रूल में बिलीव करता ही था। अब जाते जाते भी सोच रहा था ना कि भारतीय लोगों को कमज़ोर करके चले जाएं। और उसने एक ऐसा प्रपोजल दिया कि देश आज़ादी के बाद भी ना कहीं स्टैंड ना कर सके। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन की योजना जो थी एक काफ़ी मतलब कुत्सित मानसिकता का परिचायक था और अंग्रेज़ों के चित परिचित अंदाज से ये जुड़ी हुई नीति हमारी थी। लेकिन जो होता है अच्छा होता है। आज पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो अच्छी ही बात है। अगर वो पाकिस्तान भारत के साथ होता तो इतने सारे टेररिस्ट और जो भी आतंकवादी गतिविधियां हमारे वर्ल्ड में हो रही है उसके लिए भारत भी बदनाम हमारा होता। तो ये तो काम अच्छा हुआ। लेकिन जो एक सबसे बड़ा पेच जो हमारा था, जो प्रिंसली स्टेट जो इंडिपेंडेंट स्टेट था हमारे, उसके सामने उसने प्रपोजल रखा था कि भारत और पाकिस्तान की तरह आप भी स्वतंत्र हैं और आप चाहो तो पाकिस्तान के साथ में अपने आप को मर्ज कर सकते हैं या चाहो तो आप भारत के साथ मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। या आप दोनों देशों में किसी देश में मर्ज नहीं करना चाहते हैं अपने राज्य को, तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं आज़ादी के मायने को धूमिल करता। इतनी लंबी लड़ाई के बाद में अगर देश हमारा आज़ाद हुआ और वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं हमारे देश के अंदर में रहती तो देश में अभी भी बहुत सारे कंट्रोवर्सी चलते रहते। जैसे वर्तमान में भी कश्मीर वाला मुद्दा तो अभी भी सुलगते ही रहता है। और इस कश्मीर वाला घटना भी कम ज़्यादा करके उस अंग्रेज़ की पॉलिसी का ही परिणाम है जो आज तक सॉल्व नहीं हुआ देश की आज़ादी के 75 सालों के बाद भी। चूँकि वहाँ के जो राजा थे हरि सिंह, है ना, वो मतलब चाहते थे कि भारत के साथ हम अपने विलय कर लें। और पाकिस्तानी जो थे वो हरि सिंह के राज्य का आधा कब्जे में कर चुके थे। ऐसा ही कहानी हमारी हैदराबाद के निज़ामों का था और एक जूनागढ़ का आता है संदर्भ कि किस प्रकार से ये लोग भारत राज्य में अपने आप को विलय करने से ना रोक रहे थे और इसका विरोध कर रहे थे। तो ऐसी तमाम बातें थी जो एक बहुत बड़ा उलझन और पेंच लेकर के हमारी सामने आई थी। दे रहा है कि जब संविधान लिखा जा रहा था तो देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लग रहा था जितना कि आज दिखाई देता है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य दोनों की चिंता सताई जा रही थी। इसमें दे रहा है कि द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंग्जाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। तो स्वाभाविक है कोई भी बड़ा कार्य अगर हमारा अंजाम की तरफ पहुंच रहा हो और पूरे देश के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण हमारा करना था तो कोई छोटा काम तो था नहीं। तो चिंता स्वाभाविक थी हमारी। ऐसा तो नेक्स्ट आगे बढ़ो, हम लोग देखते हैं इस पर द पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी चिंता ने और वर्तमान की जो ज़रूरतों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का रास्ता हमारा प्रशस्त हुआ, जिसमें द पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें दे रहा है कि डिस्पाइट ऑल दिस डिफिकल्टीज देयर वाज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनलाइक साउथ अफ्रीका, दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड टुक like much of this consensus had involved during the freedom of the struggles। दे रहा है कि सारी मुश्किलों के बावजूद भी भारतीय संविधान निर्माताओं का एक बड़ा लाभ था कि दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बन गई थी, वैसी स्थिति उस समय भारत में हमारी नहीं थी, है ना। चूँकि भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति भी हमारी बनाई जा चुकी थी, बनाने का लगभग काम हो चुका था। और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था, बल्कि यह केवल हमारे समाज को फिर से जगाने का, इसके अलावा समाज और राजनीति को बदलने तथा नए सिरे से गढ़ने की भी एक आंदोलन हमारा था। मतलब देश को एक नई स्टैंडिंग स्थिति में लाना था, मतलब नव उदय करना था
देश का मतलब हर क्षेत्रों से ना नवोदय की बातें की जा रही थी, नवोदय की बातें की जा रही थी। ठीक है, जिसमें ये मील का पत्थर हमारा साबित हुआ एज फार बैक एज इन 1928। थोड़ा सा इसको समझने के लिए हमें पीछे चलना होगा। 1928 में ही दे रहा है कि मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य 8 नेताओं ने भारत के एक संविधान लिखा था। 28 में ये बात कर दी गई थी। लीडर्स ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1931। द रिजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना dwelt on how independent India's constitution should took like both these documents were committed to the inclusion of the universal adult franchise right to freedom and equality to protecting the right of the minorities in the constitution of independent India। इसमें ये दे रहा है कि 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा तय की गई थी कि भारत जो है आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। ठीक है, इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इट मीन्स दैट कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, फ्रीडम जिसको स्वतंत्रता हम लोग कहते हैं, और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात उसमें कही गई थी। ये पुराना कॉन्स्टिट्यूशन हमारा था जिसका रिजोल्यूशन 1931 में कराची अधिवेशन में लाया गया था। उस समय भारत और पाकिस्तान हमारा ज्वाइंट ही हुआ करता था। कराची अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है तुम्हारा। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की लगभग सहमति हमारी बन चुकी थी। इसके बाद में नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, द फैमिलियरिटी विद द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कॉलोनियल रूल्स आल्सो हेल्प डेवलप टू द एग्रीमेंट ओवर द institutional design, and the British rule had given voting right only to a few on the basis of the British and introduced very weak legislatures. Election were held in 1937 to the provincial legislatures and ministered all over British India। है ना, इसमें ये दे रहा है कि औपनिवेशिक शासनकाल के समय में जो राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक व्यवस्थाओं का जो स्वरूप तय करने में मदद मिली, इसका भी एक एडवांटेज हमारा रहा संविधान बनाने में, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार दिया था। एक फॉल्ट था जिसको ये कहीं ना कहीं बढ़ा करके ये 1928 के संवैधानिक व्यवस्था में इस बात का जिक्र किया गया था कि यूनिवर्सली मतलब सबको सार्वभौमिक रूप से वयस्क मताधिकार प्रदान किया जाए, है ना। ऐसा यह बहुत कमज़ोर थी और 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के जो चुनाव कराए गए थे उसमें भी इसकी खामियां देखने को स्पष्ट तौर पर मिली थी, जिसमें बनी सरकारें पूरी तरीके से लोकतांत्रिक हमारी नहीं कही जा सकती है। और विधानसभा में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि उन्हें भारतीय लोगों की अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना भी था। इस कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं की पुरानी व्यवस्था को लगभग जस का तस अपना लिया गया, जैसा कि भारत का 1935 का भारत शासन अधिनियम था, है ना। और ये मैंने तुमको बताया है क्लास 8 में भी, तुम लोगों को मैंने समझाया होगा कि 1935 का जो संविधान सभा का जो ये इंडिया रूलिंग एक्ट 1935 था ना, वो वर्तमान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग ये 80% हमारा कॉपी पेस्ट है। ठीक है ना, ये उसका माना जाता है ऐसा हमारा कि 80% हम कहीं ना कहीं वहीं से कॉपी किए हुए हैं। नेक्स्ट तुम्हारा कह रहा है कि हाँ, यहाँ देखो, वर्किंग टू देम दैट इज़ वाई दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीड्यूर्स फ्रॉम कॉलोनियल लॉज लाइक अ गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया। 1935 चूँकि उसमें कोई बुराई नहीं थी, चूँकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और जो भी गवर्नर थे हमारे, उनको कम ज़्यादा करके पता चल चुका था कि अब भारत में लंबे समय तक हम टिक नहीं सकते हैं, तो भारतीयों को सहानुभूति लेना चाहते थे और एक नए कानून के साथ हमारे आपस में आए थे। नेक्स्ट दे रहा है कि ईयर्स ऑफ द थिंकिंग एंड द डेलिब्रेशन ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अनदर बेनिफिट। दे रहा है कि आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर के बरसों पहले से जो चिंतन और बहस किए गए थे वो काफ़ी लाभदायक हमारा सिद्ध हुआ। एंड आवर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम देयर अदर कंट्रीज बट एंड आवर ओन टर्म्स।
हमारे नेताओं को इतना आत्मविश्वास आ गया था कि वह बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक भी नहीं महसूस हुई थी। मतलब ऐसा नहीं था कि कॉपी पेस्ट करना है तो हम डरेंगे, नहीं। ये लोग को इतना मैच्योरिटी अनुभव आ गया था कि इस बात पर तैयार हो गए थे कि अगर किसी संविधान में कोई अच्छी बात जिक्र दिखाई देती है हमारे, तो वो हम भारत में लाएंगे। ठीक है, जिसमें हमारे अनेक नेताओं ने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों को अपनाया। ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज, चूँकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से ली गई है। अमेरिका के अधिकारों की सूची, अमेरिका में जो राइट्स का अमेंडमेंट बिल आया था हमारा कि देश के नागरिकों को भी अधिकार प्रदान हमारे किए जाए, तो जो फंडामेंटल राइट जो कंसेप्ट हमारा है आर्टिकल 12 से 35 तक का, ये हम अमेरिका से लिए हैं, से काफ़ी प्रभावित हैं। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक व आर्थिक समानता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना हमारे करने लगे, जिसको हम लोग सोशली एंड इकोनॉमिकली हमारे इक्वलिटी की बातें करते हैं हम लोग। ये रसिया से विचार हमारा एडॉप्ट किया गया, लिया गया। लेकिन वे दूसरों को सिर्फ नकल ही नहीं कर रहे थे, बल्कि हर कदम पर वे सवाल भी पूछ रहे थे कि क्या चीज़ें हमारे भारत के लिए उपयुक्त है। इसमें देर का एट दे वर नॉट सिंपली इमिटेटिंग व्हाट अदर्स हैड डन। ऐसा नहीं था कि वो दूसरे ने क्या किया उसी को सब अडॉप्ट करते जाए, बल्कि एट ईच स्टेप दे वेयर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सूटेड आवर कंट्री, क्या ये हमारे देश को सूट करता है ऐसा, और भारत के लिए उपयुक्त होगी कि नहीं होगी, इस पर विचार करते थे। और इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान निर्माण में बहुत हद तक मदद किया। ऑल दिस फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट हम लोग का है संविधान सभा का गठन करना, द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, यानी कि किस प्रकार से संविधान बने, इस पर विचार विमर्श करने के बाद में एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने की बात हमारी की गई, संविधान सभा का निर्माण करने की बात की गई, जिसमें दे रहा है कि हु देन वेयर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू विल फाइंड हेयर वेरी ब्रीफ स्केच ऑफ सम ऑफ द लीडर्स हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर भारत में संविधान के निर्माता कौन थे, हमारे भारतीय संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका किनकी रही, है ना, इसके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ तुमको दी गई है। इसमें इसी में ब्रीफिंग किया गया है। ऐसे मैंने तुमको बताया भी था कि आप इस सेक्शन को ना कंसल्ट करेंगे। ये जितने भी चेहरे हैं, राजेंद्र प्रसाद हो गए, जयपाल सिंह हो गए, एस.सी. मुखर्जी हो गए, ये हर बुक में ना राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में इनको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे संवैधानिक व्यवस्था को बनाने में इन महापुरुषों का क्या योगदान था और कौन सी वो गतिविधियाँ थी जिसके कारण हमारा ये संविधान बनने का रास्ता हमारा मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, तो चुने गए प्रतिनिधियों में से जो संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का कामकाज करती है उसी को हम लोग संविधान सभा कहते हैं। यहाँ पर ये डिफाइन किया हुआ तुम्हारा देख सकते हो। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड, यहाँ देखिए, द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, है ना। चुने गए प्रतिनिधि जो संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। और भारतीय संविधान सभा के लिए पहली बैठक जो है ना वो जुलाई 1946 में बुलाई गई थी। ये जब भी कभी आता है कि फर्स्ट मीटिंग कब बुलाया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, तो आपको लिखना होगा जुलाई 1947, है ना। और संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। संविधान सभा के लिए जुलाई में चुनाव हुए थे, संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में इलेक्शन हमारे हुए थे और संविधान सभा की पहली जो बैठक थी दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसमें मैंने 9 से 11 तक की बात कही थी। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के ही थे, जिनको प्रोटेम स्पीकर टाइप का एक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी सदस्यों को शपथ वगैरह दिलाने के लिए। और चूँकि वो वयोवृद्ध थे, लंबे समय तक नहीं रह सकते थे, तो 11 तारीख को अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हमारी होती है, जिसमें बिहार के ही ये सरस्वती के मानस पुत्र हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हमारे बने थे, इनको अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। और 13 दिसंबर 1946 से हमारा संविधान बनना प्रारंभ हो गया था। तो दे रहा है कि दिसंबर में बुलाए गए थे, इसके तत्काल बाद देश के 2 हिस्से भारत और पाकिस्तान में बट गया।
संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा, दो बन गया हमारा। आप इसको देखो यहाँ पर, हाँ, डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो दे रहा है नेक्स्ट कि द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली दैट रूट एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 299 मेंबर्स। ये दे रहा है कि भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसमें 26 नवंबर 1949 को अपना काम कंप्लीट कर लिया। यानी कि हमारा संविधान जो था 26 नवंबर 1949 को ही बन करके पूरा ओके हो गया था। लेकिन संविधान सभा जो थी हमारी 26 जनवरी 1950 को लागू करने पर सहमति बनाई गई, और 2 महीने बाद, है ना, 26 जनवरी 1950 को देश में इसे लागू कर दिया गया। और उसी दिन को याद रखने के लिए हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। और ये चूँकि घटना मैंने एडिशनली तुमको बता भी दिया था कि 26 नवंबर को बनने के बाद में क्लास 8 में तुम लोगों को मैंने बताया था कि 26 जनवरी को ये क्यों लागू किया गया। चूँकि 1928 में जो झंडा फहराने की जो बात हमारी हुई थी, पूर्ण स्वाधीनता की जो बात हमारी की गई थी, तो वो दिन हमारा 26 जनवरी 1928 ही था, जहाँ पर लाहौर नदी पर ये ट्राई कलर का झंडा फहराया गया था, संपूर्ण स्वतंत्रता की बातें की गई थी। तो उसी दिन को याद रखने के लिए हमारा 26 जनवरी को इंतज़ार किया गया, और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया, जहाँ से हमारा देश भारत जो है ना, डेमोक्रेटिकल कंट्री के साथ साथ में एक रिपब्लिकन स्टेट बन गया, जहाँ पर जो शासन के प्रमुख हमारे होते हैं, राष्ट्रपति का जो पद हमारा होता है, वो इलेक्टेड लोगों के द्वारा भरा जाता है। ये हमारी सार्वभौमिकता और हमारे संप्रभुता का एक हमारा परिचायक हुआ कि देश का एक हमारा ऑनर होगा, एक हमारा मालिक होगा, जिसको हम राष्ट्रपति कहेंगे। और राष्ट्रपति का संवैधानिक पद जो था हमारा क्रिएट हुआ इसी संविधान सभा को लागू होने के बाद में, संवैधानिक व्यवस्था को लागू होने के बाद में। दे रहा है कि सभा में के द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए गए संविधान को हम क्यों मानते हैं। हमने पहले भी कई कारण को जिक्र कर चुके हैं। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता है, बल्कि अपने समय की व्यापक सहमतियों को भी व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान ने फिर से लिखना पढ़ना, और क्योंकि संविधान के दर्ज बुनियादी बातों पर भी वहाँ से सभी सामाजिक समूहों और राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी, बल्कि हमारे देश में कई देशों में तो संविधान यह कागज़ का टुकड़ा है, किसी ने किताब के दस्तावेज भर रह गया है, कोई भी उस पर आचरण नहीं करता है। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है, बिल्कुल अलग है। पिछली आधी सदी से हमने ज़्यादा से अधिक सामाजिक समूहों में संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल जरूर उठाए गए हैं, फिर भी किसी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दलों ने खुद को संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया है, और यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। इसमें दे रहा है कि दिस इज़ एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा देश 70-80 सालों के बादों में भी इसमें थोड़े बहुत बदलावों के साथ में इसको हम एडॉप्ट करते हैं, और हम अपने संविधान में आस्था व्यक्त करते हैं, ताकि हमारा देश जो है लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था हमारी बनी रहे। नेक्स्ट दे रहा है कि द सेकेंड रीजन फॉर द एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया, देयर वाज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एट द टाइम। दे रहा है कि संविधान को मानने का दूसरा कारण यह भी है कि संविधान सभा के भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही है, और उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं प्रदान किए गए थे। इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लिए प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे, और इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। 299 जो सदस्य थे हमारे, वही लोगों ने मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व भी शामिल किया गया था, और इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलनों की अगुवाई की थी। जो जितने भी कांग्रेस के बड़े लीडर थे, INC जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस हम लोग कहते हैं, इन्हीं की बाहुल्यता बहुत ज़्यादा थी, चूँकि ये लड़ाई लड़ रहे थे। पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे भी थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत बिल्कुल नहीं थे, और सामाजिक रूप से उस सभा में सभी समूह, जाति, धर्म के पेशे के लोग भी थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए होता, तब भी इसका स्वरूप काफ़ी कुछ इसी तरीका का होता। क्योंकि देखो, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो हमारा संदर्भ होता है, उस समय के दौर में अलग था कि इलेक्शन में लोगों को नहीं मिला था, लेकिन 1950 के बाद से ये व्यवस्था हमारी बदल दी गई।
ठीक है ना। और जहाँ पर इस तरीके के गतिविधियों को मतलब बेहतर माना जाने लगा। और चूँकि लोकतंत्र में जब कहा जाता है कि जनतंत्र जनता का और जनता के लिए जनता द्वारा ही संचालित हमारी सरकारें होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार जो है बहुत बड़े स्तर पर इन तमाम प्रकार के गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में हमारी मदद करती है। नेक्स्ट तुम्हारा है हाँ, अगला पैराग्राफ में मैं तुमको ले जाना चाहता हूँ। हाँ, फाइनली यहाँ पर है, finally the manner of in which the Constitution Assembly work gives sanctionity to the Constitution. The Constitution Assembly worked in a systematic, open and consensual manner, and first some basic principles were decided and agreed upon. Then a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft and constitution for discussion, and several rounds for through discussions took place on the draft constitution, causes by clause, and more than 2000 amendments. ये बहुत important है, more than 2000 amendments were considered. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात दे रहा है उसको मैं ब्रीफ कर रहा हूँ कि जिस संविधान सभा ने काम किया वह संविधान की एक तरह से पवित्रता और वैधता को प्रदान करती है, और संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने का प्रयासों पर हमारा आधारित था, जिसमें सबसे पहले बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उस पर उसकी सहमति बनाने की बात की गई। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का योगदान हमारे भारतीय संवैधानिक व्यवस्था को बनाने में काफ़ी अतुलनीय योगदान है। चर्चा के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई और संविधान के प्रारूप की कोई धाराओं पर, हर छोटी मोटी जो हमारे धाराएं थी उस पर कई दौर की चर्चा हुई, जिसमें 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर भी हमारा विचार हुआ। यानी कि ऐसा नहीं था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर या तमाम प्रकार के ऐसे जो भी लोग हैं, है ना, जो संविधान के बनाने में कार्य कर रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि वो कुछ भी संविधान में बना दिए और उसको लोगों ने अडॉप्ट कर दिया, बल्कि अब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब 2000 अमेंडमेंट जो हमारे विचार व्यक्त किए गए और 2000 से ज़्यादा बार उस पर बदलाव भी हमारा किया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट दे रहा है कि द मेंबर्स डिबेटेड फॉर 115 डेज़, अगले 3 साल में दे रहा है कि 3 वर्षों में संविधान बनने की पूरी प्रक्रिया में 3 साल में 114 दिनों की जो एक हेवी डिस्कशन हमारा हुआ है ना, डिलिब्रेटेड फॉर द 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 ईयर्स। काफ़ी गंभीर चर्चा की गई और सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बातों को रिकॉर्ड भी रखा गया कि कौन क्या बोला नहीं बोला, है ना, और उसको संभाला गया और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट नाम से 12 जो है मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित भी किया गया। फिर बाद में उसको प्रिंट मीडिया में ला करके पब्लिक डोमेन में रखने की बात की गई। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है कि संविधान की व्यवस्था के लिए भी इस बहस के दस्तावेज का उपयोग हमारा होता है। इस तरीके से हमारा संविधान जो था तमाम प्रकार के डिबेट्स, तमाम प्रकार के अमेंडमेंट्स के साथ में बन करके तैयार हो गया, जिसको लागू करने का काम हमारे भारतीय संवैधानिक व्यवस्था और सरकार ने 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में हमारा लागू किया गया। नेक्स्ट जो है अगला 3.4 गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य कौन कौन से हैं। ये थोड़ा सा डिटेल्स में है, इस पर तुम्हारा कम से कम 2 वीडियोज़ के साथ तो होना ही चाहिए और एक आप सेल्फ से करेंगे तो 3-4 क्लास इस पर अभी भी हमारा लगेगा। तो इस वीडियो क्लिप में इतना ही, जिसमें आपको ये बताने का प्रयास किया गया कि भारतीय संविधान के निर्माण की कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल है और ये हमारा भारतीय संविधान किस प्रकार बन कर के तैयार हुआ। तो कल जो तुम लोगों ने काम किया था उसी के बेस पर ये हमारा वीडियो है, इसको आप देखने और समझने का प्रयास कीजिए। आई थिंक ये 30 मिनट्स का है ना। समस्या तो नहीं आनी चाहिए, यदि कहीं फिर भी कोई अगर दिक्कत आती है देन एबेसली यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस।
ओके, चलो तो मिलते हैं बाबू क्लास में हम लोग। ओके।